और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। संजय शर्मा हत्या मामले से जुड़ी खबर है, जहां कश्मीर में एसआईए की छापेमारी हुई है। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा लोकेशन पर यह कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो एसआईए ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के कई लोकेशन पर यह छापेमारी की गई, जिसमें शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा शामिल है। अनंतनाग में 2 जगहों पर, इसी तरह से पुलवामा में 2 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा पुलवामा की अगर बात करें तो यहां पर यह कार्रवाई अभी भी चल रही है। संजय शर्मा हत्या मामले से जुड़े एक तरह से सारे मामलों को समझने की कोशिश की जा रही है। एसआईए की छापेमारी है। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में सुबह तड़के ही यह कार्रवाई की गई और ताबड़तोड़ कई लोकेशंस पर एक साथ यह छापेमारी की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस जमा थे और एसआईए ने यह छापेमारी की है। संजय शर्मा हत्या मामले में यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और कश्मीर के कई लोकेशंस पर एक साथ एसआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में यह कार्रवाई की गई और कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। एसआई की जानिब से जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी उसी की तहकीकात चल रही है। तो हम इस वक्त मौजूद है जिला पुलवामा के एक अच्छन इलाके में। ये वही मुकाम है जहां पर जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी। तो इस सिलसिले में जो एसआई ने जो ये केस जो लिया है, तो इसकी तहकीकात जो है एसआई कर रही है अब। तो इस वक्त जो पुलवामा के अच्छन, लितर, खेलना और लासीपोरा इलाकों में जो है वो जो छापामार कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में जो जनूबी कश्मीर के दीगर अजला जो है अनंतनाग, शोपियान, वहाँ पर भी जो छापामारी चल रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही मुकाम है जहाँ पर ये संजय कुमार की किलिंग हुई थी। इस साल जो फरवरी माह में वो किलिंग हुई थी। तो उसके बाद काफ़ी तहकीकात उसमें हुई, अगरचे इसमें मुलव्वस मिलिटेंट को मारा भी गया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, लेकिन इस कंस्पिरेसी के पीछे किन का हाथ है, कौन कौन शख्स मुलव्वस है, तो उनकी तहकीकात अब एसआई यहां पर कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन, पुलवामा। तो कश्मीर में एसआईए ने छापेमारी की है। कई लोकेशंस पर ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई है, जिसमें शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम चलेंगे। पुलवामा से हमारे सहयोगी बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह से अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। बिलाल, सबसे पहले आपके साथ आना चाहेंगे। जिस तरह से भी आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पुलवामा के कई लोकेशन है जहां पर एक साथ एसआईए ने कार्रवाई की है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर बिलाल? देखिए, आज अलल सुबह जो छापामार कार्रवाई जो यहाँ पर शुरू हुई अभी भी जारी है। तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त इसमें गुजरा है, लेकिन जो छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो बदस्तूर जारी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छन और लितर में खसूसी कार्रवाई जो है, जो एसआई की टीमें हैं वो पूरी तरीके से ये छानबीन कर रही है, जो कि संजय कुमार की जो किलिंग हुई है उस सिलसिले में कितने लोग मुलव्वस है। ओजीडब्ल्यूज और मिलिटेंटों के मावनतकार जो है वो इसमें मुलव्वस है और उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई अमल में लाई है। तो इस साल जो फरवरी में जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई है, उसके बाद जो एसआई ने ये जो केस अपने तहवील में लिया है और जो तहकीकात शुरू की है। और आज जो खुसूसी एक डीएसपी की हेड जो इस पूरी टीम को कर रहा है, यहाँ पर पुलवामा में जो चल रही है एसआई का डीएसपी कर रहा है। तो टीम जो है वो 4 मुकामात पर मौजूद है। तो लेकिन छापामार जो पिछले 2.5 घंटे से जो है बदस्तूर जारी है। जो ओजीडब्ल्यूज है, जो मिलिटेंटों के मानतकार है और इस साजिश में जो मुलव्वस अफराद है, उनसे पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है और उनके घरों की तलाशी भी ली जा रही है। इसी सिलसिले में जो शोपियान में देखेंगे तो शोपियान में भी तलाशी चल रही है और जो अनंतनाग है वो भी वहां पर भी तलाशी कार्रवाई जा रही है। तो अगर पुलवामा में देखा जा रहा है तो जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी इस साल जो फरवरी में हुई थी, तो उसी सिलसिले में एसआई ने ये कार्रवाइयां यहां अमल में लाई है। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या कोई ज़ाब्ता के इसमें आया है। लेकिन ये देखने को मिला है कि जो तहकीकात है
वो अब एसआईए कर रही है, लोकल पुलिस नहीं। लेकिन लोकल पुलिस और सीआरपी के ताउन से ये छापामार यहां पर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल बिलाल, अगर मुमकिन हो सके तो अपने पीछे की तस्वीर भी आप दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियां हैं वो भी एक तरह से खड़ी हैं। और किस किस एंगल से ये कार्रवाई की जा रही है, किस किस एंगल से जांच पड़ताल एसआईए कर रही है इस पूरे मामले में? देखिए हुरेरा, मैं आपको दिखाऊंगा, ये अचन का मेन चौक है। यहां पर आपने देखा होगा जब संजय कुमार की जो हलाकत हुई थी तो उसके बाद ये काफी सुर्खियों में रहा ये मेन चौक। और यहां मेरे इस साइड में ये वही जेके बैंक है जहां पर जो संजय कुमार था जो तैनात था एज बैंक गार्ड जो था वो तैनात था। तो ये पूरा इलाका इस वक्त जो है सीआरपीएफ पुलिस और जो एसआई की टीमें हैं उन्होंने अपनी तहवील में लिया है। और खासकर जो पूरा जो ये एरिया है ये मुहासरे में, उसके बाद जो इसमें जो मशकूक अफराद जो है उनके घरों की जो है तलाशी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई जा रही है। जी तो बिल्कुल बिलाल, आप मेरे साथ बने रहिए, सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, जिस तरह से अनंतनाग में आप बता रहे थे कि एक से ज्यादा जगहों पर अनंतनाग में भी यह कार्रवाई की जा रही है और एक से ज्यादा लोकेशन है जहां पर एसआईए ने कार्रवाई अंजाम दी है। इस वक्त इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या जो कार्रवाई चल रही थी वो खत्म हो गई या ये कार्रवाई अभी भी अनंतनाग में चल रही है? मुदस्सिर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से बिलाल भी कह रहे थे कि ये जो छापामार कार्रवाई है तो संजय शर्मा कत्ल मामले को लेकर ये काफी अहम तस्वुर की जा रही है। अगर अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पर दो मकामात पर सुबह एसआई ने रेड्स डाले थे, एक सिमथन बिजबिहाड़ा और दूसरा छितरगुल शांगस एरिया है। और कुल मिलाकर अगर इन दो जगहों की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग जो रेड्स है वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो एसआई की टीमें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और जो मुतलका पुलिस थाने हैं वहां पर इस हवाले से मजीद पूछताछ की जा रही है और मजीद छानबीन की जा रही है। और जहां तक संजय शर्मा कत्ल मामले की तहकीकात का सवाल है तो ये एक अहम पेश रफ्त मानी जा रही है, क्योंकि जो संजय शर्मा कत्ल मामला सामने आया था तो लगातार वो टारगेट किलिंग्स उन दिनों जारी थी और उसके बाद ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था कि जो ये टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और इसमें मुलव्वस जो अफराद है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिलाल ने कहा कि अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसमें मुलव्वस, पुलिस ने दावा किया था कि जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनको जो है मार गिराया गया है, लेकिन सवाल ये है कि कंस्पायरेसी कहां से बनी थी, ये जो साजिश है उसमें मुलव्वस कौन से अफराद है। तो इसी को लेकर ये तहकीकात जारी है और अभी हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल लोकेशंस पे ये रेड्स डाले जा रहे हैं तो ये उस तहकीकात के हवाले की एक कड़ी है और उस तहकीकात के हवाले से ये काफी अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि लगातार एनआईए भी इसमें शामिल है और एनआईए भी लगातार जो है अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और इसमें जो है दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों का इश्तराक भी हासिल किया जा रहा है। और उसी तरह से एसआई के जो ये रेड्स है ये भी काफी अहमियत के हामिल है। और जिस तरह से अनंतनाग की हम बात करेंगे तो हमने पहले भी कहा कि 2 दिन कबल ही यहाँ पर जो टारगेट किलिंग हुई थी दीपक कुमार की जो हत्या हुई थी, तो उसके बाद मजीद इस तरह के जो रेड्स है, इस तरह के जो मामला थे उसमें सूरत लाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि जो जितने भी इस तरह के मामला है, चाहे टारगेट किलिंग्स की हो या टेरर फंडिंग मामला हो या फिर जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हो, तो उनको जो है क्रैक किया जाए उन केसेस को और उनमें जो मुलव्वस अफराद है उनकी भी निशानदेही हो जाए। तो अभी तक जिस तरह से कहा जा सकता है कि जो एनआईए की जानिब से कोई भी प्रेस रिलीज सामने नहीं आया है, तो एनआईए ने मजीद इसमें क्या कार्रवाई की है वो भी आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि रेड्स जो है वो कई कई मकामात पर जारी है और अनंतनाग में ये रेड्स बिलाखिर इख्ताम पजीर हुए हैं, लेकिन तहकीकात जो है वो अब भी जारी है। तो बिल्कुल अनंतनाग में ये जो रेड्स थी वो एक तरह से खत्म हो गई, लेकिन अभी भी जो तहकीकाती काम है वो एक तरह से चल रहा है। इस रेड में एसआईए के हाथ क्या कुछ लगा है, इस बारे में जब प्रेस नोट आएगा तब तमाम जानकारी एक तरह से पता चल पाएगी। लेकिन मुदस्सिर, जिस तरह से बात की जाए, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा एसआईए या एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे टेरर फंडिंग की बात की जाए और इसके अलावा चाहे ड्रग्स से रिलेटेड मामलों
मामलों की बात की जाए या पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं और उनके रिश्तेदार जो यहां भी कश्मीर में हैं और उनके जरिए से जो आतंकवाद की गतिविधियां की जा रही, कार्रवाइयां की जा रही, तो ऐसे लोगों पर लगातार एसआईए जो है कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, कल भी जो है डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का बयान सामने आया था कि जो हाल ही में G20 समिट हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लोग जो है बौखला गए हैं और हालांकि G20 समिट को भी नाकाम बनाने की कोशिश की गई थी एक प्रोपेगेंडा के जरिए, एक टूल किट के जरिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये G20 समिट जो है वो कामयाब तरीन माना जा रहा है और बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। अगर जो कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में इस तरह का जो समिट होना यकीनी तौर पर एक बड़ी बात है। तो उसके बाद डीजीपी का ये भी कहना है कि इसमें बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और जो दीपक जो कुमार है दीपू, तो उसकी हलाकत को लेकर भी पुलिस ने यह बयान दिया है कि जो ये किलिंग हुई है तो वो G20 समिट से बौखला गए हैं और उसके बाद इस तरह की किलिंग जो है वो सामने आई है। तो डीजीपी का ये भी कहना है कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो यकीनी तौर पर यहाँ पर कम हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन दूसरे चैलेंजेस जो है, जो पहले भी हमने कहा कि वो OGW मॉड्यूल है और जो ऑफशूट्स है, जो जिस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऑफशूट्स नए नए नाम जो आ रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइटर्स ग्रुप या फिर TRF की अगर हम बात करेंगे, तो उस तरह के मॉड्यूल्स जो है वो सामने आ रहे हैं और पुलिस का ये दावा है कि ये मॉड्यूल्स जो है ये ऑफशूट्स उन तंजीमों के हैं जिनको बैन किया गया है ऑलरेडी और वो अब नए नाम से जो है यहाँ पर सरगर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर जो OGW नेटवर्क है उसको सरगर्म बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और जॉइंट ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि जो जॉइंट स्ट्रेटजीज है वो काम आ रही है। और जिस तरह से NIA या फिर SI की बात करेंगे, वो लोकल पुलिस का भी सहारा ले रहे हैं और CRPF का भी सहारा ले रहे हैं और जो इंटेलिजेंस ग्रिड है, चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस है या फिर साइबर इंटेलिजेंस है, तो उसको भी इन प्लेस रखा गया है। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी इस तरह के मामलात हैं उनको जल्द से जल्द क्रैक किया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम माजी में होती थी और एक अमन की फिजा यहाँ पर बहाल होने का दावा सरकार कर रही है, तो उस अमन को कहीं ना कहीं बरकरार रखा जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से आने वाले दिनों में, अगले माह से जो है यहाँ पर अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और इस हवाले से भी पुलिस के जो सरबराहान है उनका ये कहना है कि वो फुली प्रिपेयर है अमरनाथ यात्रा का पुरअमन इनेकाद के लिए, खुश असलूबी से ये अमरनाथ यात्रा अंजाम तक पहुंचे। तो इसके लिए जितने भी इंतजाम होने चाहिए थे उनको मुकम्मल कर दिया गया है और सिक्योरिटी इसमें भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो डीजीपी का ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी मैटर्स है उनको सॉल्व किया गया है और सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद बढ़ा दिया गया है और जो दरकार सिक्योरिटी है, क्योंकि पहले से बिल्कुल एक तरह से जो टेरर फंडिंग है या आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है और उसी सिलसिले में एक तरह से ये कार्रवाई SIA की तरफ से की गई है। हालांकि संजय शर्मा हत्या मामले में भी अब जो उसके तार हैं वो एक तरह से कड़िया जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो लोग इससे मुलव्विस हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी शोपियां से इरशाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, जो छापेमारी SIA की तरफ से की गई है इसमें अब क्या कुछ अपडेट है शोपियां या इसके आसपास के इलाकों में जहां जहां यह कार्रवाई हुई? क्या यह कार्रवाई चल रही है या कार्रवाई खत्म हो गई है? अपडेट क्या कुछ है इरशाद? अबू हुरैरा, जैसे कि आज सुबह सवेरे यानी कि 6 बजे जो रियासती तहकीकाती एजेंसी जिन्होंने शुपियान के 2 जगहों पे छापे डाले थे, वहां पे दानिश और यासिर के घर पे ये छापे डाले गए थे और इस ज़िम्मन में वहां पे उनके घर की तलाशी ली गई और वहां पे कुछ कागजात जब्त कर लिए गए। कहीं ना कहीं जो SIA को एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो OGW जो सामने आ रहा है, चूंकि पहले जो मिलिटेंसी, अगर हम शुपियान की बात करेंगे, सबसे प्रभावित इलाका माना जाता था मिलिटेंसी के लिहाज से या सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी हसास तरीन इलाका माना जाता है जिला शुपियान। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे NIA और SI की तरफ से लगातार पिछले 2 सालों से छापेमार कार्रवाइयाँ जारी है और आज जो छापे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मिलिटेंटों के साथ जो तार जुड़े हुए, जो लोग माविन मिलिटेंटों के हैं, उनको लेकर ये कार्रवाइयाँ की जा रही है या टेरर फंडिंग को लेकर ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मिलिटेंसी में कमी आ चुकी है, जिला शुपियान की बात करेंगे, लेकिन अब जो है OGWs का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूंकि मिलिटेंट की शिनाख्त जिस तरह होती है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा
जो है कि OGWs को देखना या उनको परखना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो SI उसी को लेकर अपनी कार्रवाई कर रही है और आज भी 2 अलग अलग घरों में छापे डाले गए हैं कि वहाँ पे उनके साथ बातचीत की गई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तो कुल मिला के अगर अबू हुरैरा बात करेंगे तो शुपियान में जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर वो OGWs का है। तो उसी को लेकर यहाँ पे शिकंजा कसा जा रहा है ताकि किसी भी तरह जो है OGW अपने मकसद में कामयाब न हो। जो मिलिटेंट के माओन है जो उन तक बात पहुंचाते हैं, जो उनके सोर्सेज होते हैं, उन पे अब जो है शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि अब यह मिलिटेंसी में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। अबू हुरैरा साथ नजर बनाए रखिए, बड़ी कार्रवाई है और कई लोकेशंस पर एक साथ ये कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सिर आपका भी शुक्रिया और बिलाल आपका भी शुक्रिया। आप लोग नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और जो अपडेट होगा SIA की इस कार्रवाई पर, इस छापेमारी पर, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की भावना का आरोप लगाया। पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5,500 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे अब साल 2023-24 में सुखू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना का जायजा लिया। साथ ही भराड़ी में अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने टनल नंबर 1 में जाकर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चंगुल में फंस चुका है। एक चिंता का विषय है ये बात। CPS संजय अवस्थी ने मंडी जिला के दौरे के दौरान कही। मंडी ने संजय अवस्थी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आज से 4 जून तक शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचली कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार भी हिस्सा लेंगे। समर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोरों पर। बीमारी और दूसरी वजह से जो परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में शरीक नहीं हो पाए थे, उनको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड फिर से परीक्षाओं में बैठने का मौका दे रही है और ये मौका उन्हें बहुत जल्द यानी अगले महीने ही मिलने वाला है। इसमें 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा के छात्रों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सांबा से है, जहां सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल किया गया है। एक घुसपैठिया मार गिराया गया है। BSF ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया है। BOP मुंगुचक सीमा पर यह घुसपैठ की कोशिश की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश विफल की गई है और किस तरह से जो BSF के जवान थे वो चाको चौबंद थे और उन्होंने सरहद के इस पार आते ही घुसपैठिए को एक तरह से ढेर कर दिया। BOP मुंगुचक सीमा पर यह घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। और हमारे सहयोगी श्याम सुंदर खुद इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। श्याम सुंदर, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस खबर को लेकर? क्योंकि इससे पहले जो अब आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि BSF ने बड़ी कार्रवाई की और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी उसे एक तरह से नाकाम बना दिया। जी अबू, मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस तरफ आप देख रहे होंगे, ये BSF की चौकी है जो मंगूचक चौकी है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और सटे इलाकों में बॉर्डर जो BSF की बॉर्डर चौकी है ये मंगूचक चौकी है। और ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते होंगे मेरे पीछे तारबंदी का जो पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ का वाकया है जो रात के समय जो पेश है, जो पाकिस्तान की एक नापाक जो कोशिश थी घुसपैठ की, उसको
बीएसएफ के जवानों ने, अलर्ट जवानों ने विफल किया। और इसी तारबंदी के पीछे का अगर इलाके की बात करें तो एक रात के समय में पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिए ने जो कोशिश की थी घुसपैठ करने की, उससे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने, जो अलर्ट जवान उन्होंने उसको रोका और रोकने के लिए उसको भागने के लिए कहा, पीछे जाने के लिए, लेकिन उसने वो आगे ही बढ़ता गया, फेंस की तरफ बढ़ता गया और फेंस को क्रॉस करने की कोशिश में था, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा उसको गोली मार दी। उसकी मौके पे ही मौत होगी और एक घुसपैठियों को बीएसएफ ने यहां पे मार गिराया। और लगातार अगर हम बात करें तो मौसम का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, रात का समय था, अंधेरे में निकलने की कोशिश की जा रही थी। तो बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है, जो चप्पे चप्पे पे तैनात है, बॉर्डर की अगर इलाके की बात करें तो बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, बॉर्डर पे सुरक्षा कर रही है। और बॉर्डर पे ही अगर बात करें तो पेट्रोलिंग जो है वो दिन रात बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। और इसी इलाके का वो जो वाकया है वो बीती रात पेश आया है, जहां एक घुसपैठिया पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियन बनकर इस तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा क्या, वो लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है कि सिविलियन के थ्रू वो कोशिश करता है घुसपैठ कराने की, फिर वो ड्रोन के माध्यम से हथियार बेचता है या ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स बेचता है, फिर उस तक पहुंचते हैं और फिर वो जम्मू कश्मीर में जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और पाकिस्तान की लगातार इन तमाम कोशिशों को जो बीएसएफ है, पिछले अगर कई दिनों की बात करें तो इसी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से कई दफा ड्रोन की मूवमेंट, जो पाकिस्तानी ड्रोन है उसकी मूवमेंट इन इलाकों में देखे जाती है। अगर उससे पहले की पिछले साल की बात करें तो इन्हीं इलाकों की अगर बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान की ड्रोन वाली कई हरकतों को रोका गया था, खदेड़ा था, जहां से ड्रोन को खदेड़ा था, भगाया था। और लगातार पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर रहा है। और बीती रात भी पाकिस्तान ने एक घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। बिल्कुल श्याम सुंदर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठिया बॉर्डर के इस पार आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ ने उसे एक तरह से धर दबोचा और उसे ढेर कर दिया वहीं पर। जब जब मौसम खराब होता है श्याम सुंदर, या बर्फबारी होती है या बारिश होती है या रात के अंधेरे की खासतौर से हम बात करें, ऐसे मौके पर बीएसएफ के जवानों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बीएसएफ के लिए, खासकर मौसम जिन दिनों खराब रहते हैं, चाहे धुंध के समय की बात करें, धुंध के समय में भी बीएसएफ को एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और धुंध के समय ड्रोन का भी एक चैलेंज रहता है। और साथ ही साथ कल बारिश का मौसम था और रात भर जो बारिश लगातार हो रही थी और मौसम भी खराब था, उसी बीच ये कोशिश जो है उसको अंजाम देने की कोशिश की गई, जो एक घुसपैठिए की तरफ से, जिसको बीएसएफ ने ढेर कर दिया। और अगर इस अभी की बात करें तो इसी इलाके का वो वाकया जो पेश आया, रात का समय था, 2:30 और 3 बजे का समय था, जब एक घुसपैठिया घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और उसे बीएसएफ के जवानों ने ढेर किया। और अभी की जो ताजा अपडेट जो हमारे पास पहुंची है सूत्रों के हवाले से, बीएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं वो मौके पे वहां पे स्पॉट पे पहुंचे हैं और उन्होंने पाकिस्तान जो रेंजर है वहां से उनसे कैजुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि ताकि उस घुसपैठिए की शनाख्त हो सके। और अभी हमारे सूत्र ये बता रहे हैं उस बीएसएफ ने जब उस तलाशी की उस घुसपैठिए की, तो उसके पास में से पाकिस्तानी की करेंसी जो है वो बरामद हुई है, जो 450 रुपए उसके पास में से बरामद हुए हैं। और अभी की बात करें तो जो घुसपैठिए की डेड बॉडी है वो इसी इलाके में पीछे जो है फेंस के पास जो है पड़ी हुई है। और उनको पाकिस्तान रेंजर्स को कॉल किया कैजुअल कांटेक्ट के लिए, ताकि इस घुसपैठिए की पहचान हो सके। और अगर फिर उसके बाद जो है बॉडी को बीएसएफ की तरफ से रिकवर किया जाएगा। और तमाम पुलिस के उच्च अधिकारियों की बात करें या बीएसएफ के अधिकारियों की बात करें, वो तमाम अधिकारी यहां मौके पे पहुंच गए और इलाके का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो जहां बड़े पैमाने पे बीएसएफ की तरफ से सुबह से ही लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल श्याम सुंदर, जिस तरह से हमने देखा है कि बीएसएफ ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी जो घुसपैठी होती है या इस तरह की जो नापाक हरकत होती है उस पर एक तरह से शिकंजा कसा है, जो आतंकवाद है उस पर एक तरह से शिकंजा अब कसा जा रहा है, खासतौर से कश्मीर या जो बॉर्डर एरियाज है वहां की बात करें तो पाकिस्तान ऐसे में एक तरह से तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी मौके का फायदा उठाया जाए और जो नापाक हरकत है वो एक तरह से अंजाम दी जाए। और ये घुसपैठिया अगर बॉर्डर के इस पार आ जाता, घुसपैठ करने में अगर कामयाब हो जाता तो फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था।
बिल्कुल 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 बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पे आप देख सकते हैं। जिस तरह कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एलओसी की बात करें, आईबी की बात करें, सिक्योरिटी फोर्स का तमाम जो अमला है वो अलर्ट मोड पे है और किसी भी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी छोटी सी भी कोशिश को जो है नाकामयाब किया जा रहा है। और लगातार इसी का नतीजा जो बीती रात देखा गया है कि हमारी जो बीएसएफ है वो चौकस है और चप्पे चप्पे पे तैनात है और तमाम पाकिस्तान की जितनी भी कोशिश है इस तरह की कोशिश जो कि घुसपैठ कराना, चाहे ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजना, चाहे ड्रग्स भेजना, तो इस तमाम कोशिशों पर तो बिल्कुल बीएसएफ एक तरह से चौकस है, जिसके चलते पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी लगातार हमें बता रहे हैं कि सांबा के इस सेक्टर में जिस तरह से घुसपैठियों को मार गिराया गया, इसके बाद से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। अब लगातार जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो अब पहुंचे हैं और जो डेड बॉडी पड़ी हुई है इसे लेकर पाकिस्तान के रेंजर से भी एक तरह से राब्ता किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी उसे बीएसएफ ने एक बार फिर से विफल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। जी हां, बारिश की और मौसम की अगर बात करें तो रामबन, पुंछ, भदरवा में बारिश हो रही है। गुलमर्ग, बांडीपुरा, श्रीनगर में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश से आम जीवन पर असर पड़ा है। तो पिछले 2 दिनों से लगातार यूटी की अगर हम बात करें यानी जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे यूटी में बारिश का दौर चल रहा है। चाहे रामबन, पुंछ, भदरवा और इसके अलावा गुलमर्ग, बांडीपुरा, श्रीनगर में बारिश हो रही है। हालांकि ये बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जो नदी नाले हैं इसमें पानी का जो स्तर है वो एक तरह से बढ़ गया है, बहाव तेज हो गया है। और इसी वजह से बार बार अपील की जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि लोग नदी नालों के किनारे न जाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में पानी अचानक आ जाता है और तेज बहाव होता है, जिसकी वजह से कई वारदातें भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई हादसे पेश आ जाते हैं। और ऐसे में जिस तरह से ये बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है, क्योंकि 2 तारीख तक ये अलर्ट जारी किया गया है, इसी वजह से आज और कल भी मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है और बारिश से आम जीवन पर असर पड़ा है। और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ, मुनीश पुंछ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और सईद हमारे सहयोगी बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मौसम का हाल जानेंगे। सबसे पहले मुनीश आपके पास आना चाहेंगे। पुंछ में पिछले दिनों 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, काफी ज्यादा जो जनजीवन है उस पर असर पड़ा था। आज मौसम के हालात कैसे हैं पुंछ में, मुनीश? आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो पहाड़ी इलाके वहां पर धुंध भी छाई हुई है और इससे जो है कि पुंछ में जो नदियों में उनका जलस्तर बढ़ गया है। और जो मुगल रोड है सब खर्च करते कहेंगे, जो पिछले 3 दिन से बंद थी मुगल रोड से जो है मलबा हटाने का काम भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि बारिश के चलते मुगल रोड से जो है मलबा नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वहां पर काम लगाया जाता है तो ऊपर से और मलबा आ जाता है और इसके कारण मुगल रोड भी साफ नहीं हो पाई। और लगातार जो बारिश हो रही है इसका काफी जो है जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जहां पर जो तापमान है उसमें भी भारी गिरावट आई है, क्योंकि ठंड का जो है एहसास हो रहा है। बिल्कुल अभी जून का महीना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे लगता है कि नवंबर या दिसंबर का महीना हो, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे इस खराब मौसम की, तो इस खराब मौसम से जो है जो नियंत्रण रेखा के इलाके हैं वहां पर इस दिन में काफी धुंध गिर रही है और जिस धुंध में जो उस पार से घुसपैठ की कोशिशों में तेजी रहती है और ये जो एक जो सुरक्षा बलों के लिए भी एक चिंता का विषय रहता है। और इसके देखते हुए सुरक्षा बलों ने जो है सतर्कता भी बढ़ा दी है, ताकि जो उस पार से घुसपैठ के प्रयास किए जाते हैं उनको रोका जाए और घुसपैठियों को सफल ना होने दिया जाए। लगातार मौसम जो है लोगों के लिए परेशानी बना है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी ये मौसम जो है कई तरह की चुनौतियां लेकर आया हुआ है। तो बिल्कुल इस मौसम से जनजीवन पर एक तरह से असर पड़ा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीश हमें बता रहे हैं कि पुंछ और इसके आसपास इलाकों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे आम लोगों की जिंदगी पर एक तरह से असर पड़ा है। बांडीपुरा का रुख करेंगे, सईद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद, बांडीपुरा और या इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो आज यहां पर मौसम किस तरह का है? इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है और बांडीपुरा में भी लगातार जो बारिशें हैं वो हो रही है। यहाँ के जो अहम नदी नाले हैं, अगर हम
ये जो नाले मधुमती है या किशनगंगा रिवर है या जो झील वलर है उसमें पानी की सतह बढ़ गई है। हुदैरा, मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि ये जो बारिशों का सिलसिला है इस वक्त किसान ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको धान की पनीरी लगानी थी, वो नहीं लगा पा रहे हैं। और जो बाग मालिकान है उनको स्प्रे शेड्यूल के मुताबिक अद्वियात का छिड़काव करना होता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पूरी जिंदगी की तो सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल होकर रह गए इन बारिशों की वजह से। जी हुरेरा। तो बिल्कुल बांडीपुरा और इसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। गुलमर्ग और इसके आसपास क्या हालात हैं तो हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा मुनीर, क्या कुछ हालात हैं गुलमर्ग या इसके आसपास जहां पर आप मौजूद हैं? मौसम के हालात कैसे हैं? देखिए हुरेरा, जिस तरह कल से ही लगातार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में भी बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। और गुलमर्ग के जो कोंगड़ौरी अफरवट है, अफरवट के मुकाम पे वहाँ हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो हो रही है और सयाह जो है वो लुत्फ ले रहे हैं, मगर जो आम लोग हैं उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। और सयाह से जुड़े जो गुलमर्ग लोग हैं वो भी काफी खुश है क्योंकि वो सयाह से जुड़े हैं और ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो इसी मौसम को यानी मजा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और हुरेरा, जो मैं आपको मौसम के हवाले से ये भी बता दूं कि आज जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है उन्होंने बताया कि आज शाम तक जो बारिश है वो जारी रहेगी और कल उन्होंने ये इम्कान जाहिर किया है कि कल मौसम में बेहतरी आ सकती है। और जो दर्जा हरारत की अगर हम बात करें, दर्जा हरारत में काफी कमी वाक़ा हुई है क्योंकि अब जून का महीना है और जून के महीने में करीबन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती थी और अब कश्मीर के अंदर इस बार जो काफी सर्दी है और लोग वही जो सर्दियों के मौसम में फैरन पहनने पर मजबूर होते हैं और कांगड़ी और गर्मी का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। और इस तरह सर्दी की लहर जो है वो काफी बढ़ गई है और साथ ही गुज़श्ता कई रोज़ हमने देखा है जालाबारी भी हुई है इस मौसम में और मेवा बागात जो है उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है इस यानी बारिशों की वजह से और जालाबारी की वजह से। और कुल मिला के जो मौसम है और काफी अबर आलूद है, बारिशों न थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। और देखेंगे कल जिस तरह मौसम ने, ये महकमे मौसमियात ने कहा कि कल मौसम साजगार रहने का इम्कान जाहिर किया है, वो कल देखा जाएगा। और ताहम जो मुनीर, जिस तरह से आपने बताया कि मौसम में जो अचानक बदलाव आया है इससे दर्जा हरारत में गिरावट आई है, ठंड बढ़ी है, लेकिन क्या इस मौसम की वजह से गुलमर्ग जो सयाह आते हैं उनकी तादाद पर भी किसी तरह का असर पड़ा है? देखिए हुरेरा, उसमें असर नहीं पड़ रहा क्योंकि जो सयाह जो आते हैं वो ज्यादातर बर्फबारी और इसी मौसम जो यानी खुशगवार मौसम, ऐसा मौसम है, सर्द मौसम है, तो वो जब गर्म इलाकों से आते हैं, हाई टेम्परेचर आते हैं तो वो इसको अच्छा यानी अपने लिए मानते हैं। क्योंकि गुलमर्ग में जब टूरिस्ट को हम देखते हैं वो जब उन्हें इस मौसम के बारे में पूछते हैं तो वो वहाँ खुश नजर आते हैं क्योंकि वो इस मौसम में खुशी का इजहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खूब लुत्फ ले रहे हैं। तो मैं यानी टूरिज्म के हवाले से ये मौसम ठीक है क्योंकि गुलमर्ग में सयाहों के एतबार से अगर हम बात करें तो सयाहों की तादाद जो है उसमें बढ़ ही जाती है क्योंकि वो इस मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। जब कोंगड़ौरी अफरवट में बर्फबारी होती है तो इसी मौसम में वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो गुलमर्ग पहुंचे, पहाड़ी एरियाज में पहुंचे, इन सयाहती मकामात पे पहुंचे जहां मौसम इस तरह का मौसम रहे या बर्फबारी हो। तो गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में जो सयाह है वो काफी तादाद में आते हैं और आज भी काफी तादाद में जो सयाह है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं ताकि इस मौसम का वो खूब आनंद ले सके। जी हुरेरा। तो बिल्कुल मुनीर, आप नज़र बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। और अब जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल तक मौसम में एक तरह से बेहतरी देखने को मिलेगी गुलमर्ग और उसके पास। मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे हम अपने सहयोगी मुनीश के पास चलेंगे जो पुंछ के हालात पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, पुंछ की अगर हम बात करें तो पुंछ के आसपास जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो खेत खलियान है, जो किसान है, जो बाग मालिकान है, उन्हें काफी क्या कुछ उनका रिएक्शन है, किस तरह का उन्हें नुकसान हो रहा है इस बारिश से? क्योंकि बेमौसम की बारिश है, ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? और हमारे सहयोगी साहिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भदरवा से। क्या कुछ भदरवा में मौसम के हालात हैं उनसे जानेंगे। साहिर, भदरवा में मौसम के हालात आज किस तरह के हैं?
देखिए रोहरा, आज तीसरा दिन है और भद्रवाह में आज भी बारिश का सिलसिला जो सुबह से ही जारी है, जिससे काफी ठंड हो गई है। और इससे जो लगातार ये बारिश हो रही है, इससे आम जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। वो हर एक तबके, चाहे वो किसान हो या आम लोग हो, हर एक इस बारिश से मुतासिर हो रहा है। साथ ही साथ आज ये जून का महीना है और भद्रवाह में जो है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी नवंबर में पास हो जाती है। हर एक एक्टिविटी, चाहे वो ट्रेडिशनल एक्टिविटी हो या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी बंद हो जाती है और ये रिज्यूम होती हैं जब अप्रैल बैसाखी होती है। उसके बाद जो है सारी एक्टिविटियां जो है वो रिज्यूम हो जाती है। लेकिन अब पूरे अप्रैल के बाद भी आज जून का महीना है, आज अभी तक भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी रिज्यूम नहीं हो पाई है, चाहे वो ट्रेडिशनली है या एग्रीकल्चर है या टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी है। हर एक में एक्टिविटी में समझो एक पाज सा लगा हुआ है इस बारिशों की वजह से। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये चिनाब वैली का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हर साल चिनाब वैली में लगभग 3 लाख के करीब जो है वो गुजर बकरवाल तबके जो है वो पहाड़ों में आते हैं घास की तलाश में। लेकिन इस बार जो है उनको भी इस मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो गुजर बकरवाल तबकों का कहना है कि वो अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों की तरफ का रुख तो कर गए हैं, लेकिन वहां उन्हें घास बिल्कुल नहीं मिल रही है। उनके जानवर जो है वो भूखे मर रहे हैं, जो उनका कहना है। तो बाकी हर एक एक्टिविटी में पाज लगा हुआ है। बारिश लगातार जारी है और कुछ नदी नालों में पानी भी चढ़ रहा है। और आगे अब जून के बाद जो है बहुत जल्द जो है वो बरसात का महीना भी शुरू होने वाला है, तो इससे जो है वो काफी जिंदगी जो है वो मुतासिर होती नजर आ रही है। अगर ये बारिशों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो काफी जो है वो परेशानी हर एक तबके को जो है आगे चल के उठानी पड़ेगी। बिल्कुल शायर, जिस तरह से बेमौसम की बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सीधे रामबन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी बिलाल बाली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि आप टनल के पास हैं। नेशनल हाईवे 44 की अगर बात करें, श्रीनगर जम्मू का जो हाईवे है, बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, क्या इस हाईवे को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है? और मौसम कैसा है रामबन के आसपास का? देखिए हुरेरा, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त भी बारिश हो रही है और आज सुबह से ही तेज बारिशों का सिलसिला जारी है जिला रामबन के अतराफ में। ताहम खुशाइन बात यह है कि जम्मू से नेशनल हाईवे अभी तक ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए खुला है। कल तकरीबन 5 बजे शाम को शाहरा को बहाल किया गया था, जिसके बाद पहले तो दरमांदा गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई जहाँ की कश्मीर और जम्मू से, उसके बाद फ्रेश व्हीकल्स जो थे उन्हें भी चलने की इजाज़त दी गई थी। आज सुबह से ही ट्रैफिक जो है उसको काजीगुंड और जखेनी से रिलीज किया गया है। अभी बारिश के दरमियान में शाहरा तो खुली हुई है, ट्रैफिक का आमदरफ्त जारी है, लेकिन खतरा जो है बरकरार रहता है हाईवे पे, क्योंकि कहीं भी मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन हो सकता है। इसलिए बार बार हम लोगों से गुजारिश यही करते हैं और पुलिस और अथॉरिटीज भी गुजारिश करती है कि अननेसेसरीली हाईवे पर ट्रैवल करने से गुरेज करें। हाँ, अगर इमरजेंसी सूरत हाल है तो फिर आपका निकलना नागुज़ेर है, आप निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह आप अवॉइड करें, क्योंकि शूटिंग स्टोन हो सकता है, मड स्लाइड आ सकती है, जिससे आपको रास्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त हम यहाँ पंठियाल टनल के पास में खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट टनल था। माजी में यही जगह हुआ करती थी। आप दिखेंगे कि यहाँ से आगे जो पुराना हाईवे हम आपको दिखाएंगे, इस पुराने हाईवे पे शूटिंग स्टोन भारी होता था। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह शूटिंग स्टोन वहाँ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक का चलना मुहाल हो जाता था। लेकिन जब से ये टनल बना है उसके बाद पंठियाल को बाईपास करने का जो है वो जरिया बना है, तो यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो इस तरह की बारिशें हुरेरा हमेशा से ही पंठियाल को डिस्टर्ब करती थी और आज बारिश के तीसरे दिन में इस जगह पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इस टनल के बनने से अब जो है राहत है लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि वो यहाँ से गुजर कर अपने मंजिलों की जानिब जा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेचेज हैं जिसमें हम ढलवास की बात करें, नाशरी की बात करें और कैफेटेरिया मोड़ और चमलवास शेरबीबी का मकाम है, जहां अभी भी खतरा बरकरार है। लेकिन पंठियाल का जो ये टनल है ये बनकर तैयार होने के बाद अब यहाँ पर जो गाड़ियां बाईपास हो जाती है और इस तरह के खतरनाक शूटिंग स्टोन वाले जोन से अब सवारियों को या गाड़ियों को निकलना नहीं पड़ता है, जो कि खुशाइन कदम है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इस टनल के बने जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो हाईवे की अपडेट ये है कि अभी फिलहाल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है, लेकिन हमारे पास जो इतलात है वो
धलवास के मकाम पर वहां पर धीरे धीरे मिट्टी का खिसकने का सिलसिला जारी है। मड स्लाइड जिसे हम कहते हैं, कीचड़ जो है हाईवे पे आ जाती है, फिर उसको मशीनरी हटाती है, उसके बाद ही वहां गाड़ियां सिंगल वे में क्रॉस होती है, तो यकीनी तौर से वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है गाड़ियों को, पैसेंजर्स को। तो इसलिए कोशिश करें कि सफर आज के दिन में ना करें। कल के बाद जब मौसम में थोड़ी इंप्रूवमेंट आने की उम्मीदें हैं, जैसे कि एमईटी ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मौसम जो है 2 तारीख की शाम के बाद ठीक होने का अंदेशा है, तो उसके बाद ही आप अपना सफर करें। वैसे अगर हम दीगर रास्तों की बात करें जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ जुड़ती है, लिंक रोड्स की जो रामबन जिले के अंदर है, वो लिंक रोड भी कहीं हद तक मुतासिर है और बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी रिपोर्ट की है। जो अपर से अपर रीचेज है, जिसे हम पीर पंचाल रेंज के अपर रीचेज कहते हैं, उसमें बर्फबारी भी हुई है। बिल्कुल बिलाल, अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए एक तरह से खोल दिया गया है, और जिस तरह से पांथन आप टनल की बात कर रहे थे, बहुत कारआमद है, और जब भी मौसम खराब होता है तो इस टनल की वजह से गाड़ियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जिस तरह से हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि मौसम अभी भी अक्सर जो इलाकों में और अक्सर जगहों पर एक तरह से खराब है, लेकिन कल तक इस मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, नजर बनाए रखिए। सायर आपका भी शुक्रिया और सईद आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर में स्कूलों की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। जी हां, सरकारी निजी स्कूलों के समय में आज से बदलाव हुआ है। आज से स्कूल सुबह 9 बजे से खुले हैं और दोपहर 2 बजे तक ये स्कूल खुले रहेंगे। किया गया है कि स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। तो आज बच्चे सुबह 9 बजे जो छात्र थे वो सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचे हैं और 2 बजे तक स्कूल में रहेंगे। तो ये एक टाइमिंग में, स्कूली टाइमिंग में बदलाव किया गया है और सभी जो निजी यानी प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल हैं सभी को ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको एक बार और अपडेट कर दें कि श्रीनगर में जो स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, सरकारी और निजी स्कूलों के समय में आज से बदलाव हुआ है, यानी सुबह 9 बजे से स्कूल खुले हैं और दोपहर 3 बजे तक ये स्कूल खुले रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक ये स्कूल खुले रहेंगे। तो श्रीनगर में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और अब ये सुबह 9 से शाम 3 तक चलेंगे। सरकारी निजी स्कूलों के समय में ये बदलाव किया गया है। और चलिए बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई की है। ड्रग पेडलिंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मामले दर्ज हुए हैं। 2023 के पहले 5 महीनों में 217 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार हुए थे। 25 मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए थे। 194 ड्रग तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। 23 आदतन ड्रग पेडलर्स पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने करोड़ों रुपयों के कॉन्ट्राबैंड भी बरामद किए हैं। तो 2023 में अब तक जो कार्रवाई ड्रग तस्करों के खिलाफ हुई है उस पर बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बारामूला से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग पेडलिंग के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था, एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मामले दर्ज हुए हैं। 2023 के पहले 5 महीनों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 217 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार हुए। 25 मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। 194 ड्रग तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 23 आदतन ड्रग पेडलर्स पर एनडीपीएस के तहत मामले दर्ज हुए। पुलिस ने करोड़ों रुपयों की कॉन्ट्राबैंड की भी एक तरह से बरामद की है। तो ड्रग्स के खिलाफ और नशे के खिलाफ साल 2023 के शुरुआती 5 महीनों में जो बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ड्रग पेडलिंग के खिलाफ और ड्रग तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई शुरुआती 5 महीनों में की गई है। और रसोई गैस से जुड़ी बड़ी खबर, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं। 83 रुपये 50 पैसे, 83.5 रुपये सस्ता हुआ है सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। तो कॉमर्शियल सिलेंडर रसोई गैस से जुड़ी बड़ी खबर है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 83.5 रुपये घटे हैं। तो 83 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है कॉमर्शियल सिलेंडर, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इस वक्त की बड़ी खबर गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं, 83 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है कॉमर्शियल सिलेंडर। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।